अध्याय 14 हीलर का हथियार द हीलर्स वेपन। जब तक सूरज क्षितिज के नीचे ढलने लगा, तब तक ग्रेट किरा फॉरेस्ट पहले से ही एक गहरी, घुटन भरी शाम के अंधेरे में डूब चुका था। ऊपर मौजूद पेड़ों की विशाल और घनी छतरी ने ढलती हुई रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था, जिससे उन्हें अब सिर्फ बढ़ती हुई परछाइयों के सहारे ही आगे बढ़ना था। ठीक है, आज रात हम यहीं कैंप लगाएंगे, लुकास ने ऐलान किया। उसकी आवाज उस घने जंगल में गूंजने वाली उन अजीब, सरसराहट भरी डरावनी आवाजों को चीरती हुई आई। रोया ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली और अपने भारी बैग को एक विशाल, मुड़े हुए ओक के पेड़ की जड़ों के पास पटक दिया। वो नर्म काई मॉस पर गिर पड़ी और अपने दर्द करते कंधों की मालिश करने लगी, जबकि लुकास ने बड़ी आसानी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जला ली। जल्द ही चांद निकल आया और पेड़ों की डालियों के बीच से चांदी जैसी पतली किरणें नीचे आने लगीं। रात के उस जंगल की अजीबोगरीब आवाजों, क्लिक्स और भेड़ियों की चीखों के बीच सिर्फ उस आग की चटखने की आवाज ही एकमात्र सुकून थी। वे एक दूसरे के सामने बैठे, खामोशी से अपना रात का खाना खा रहे थे। रोया कुछ कड़े सूखे मेवे और बासी ब्रेड चबा रही थी, जबकि लुकास ने अपना राशन खत्म कर लिया था। जब उसने खाना खत्म कर लिया, तो रोया ने अपने हाथ पोंछे, एक गहरी सांस ली और अपनी जगह थोड़ी खिसकी ताकि वो पूरी तरह से औपचारिक तरीके से अपने घुटनों के बल बैठ सके। मिस्टर लुकास, उसने पुकारा। उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। मुझे आपसे कुछ मांगना है। लुकास ने ऊपर देखा। उसके गालों में अभी भी ब्रेड भरी हुई थी। उसने उसे जोर से निगला और अपनी एक भौं ऊपर उठाई। क्या? रोया ने अपना सिर गहराई से झुकाया और अपने हाथों को घुटनों पर दबा लिया। प्लीज मुझे लड़ना सिखाइए। मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ। इतनी ताकतवर कि मैं अपनी और उन लोगों की रक्षा कर सकूं जिनकी मैं परवाह करती हूँ। लुकास उसे घूरता रहा। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन रहा। उसकी आंखों में दिलचस्पी का एक कतरा भी नहीं था। भूल जाओ, उसने बेरुखी से कहा और पीछे एक लकड़ी के लट्ठे से टिक गया। बिल्कुल भी नहीं। रोया सुन्न पड़ गई। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी पहली रिक्वेस्ट को ठुकरा देगा, लेकिन जिस तुरंत और सीधे तरीके से उसने मना किया था, वो सच में चुभने वाला था। उसने अपना सिर उठाया। क्यों? आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस प्लीज मुझे सिखाइए। उसने फिर से अपना सिर झुका लिया और उसी स्थिति में रही। वक्त बीतता गया। उस सन्नाटे में सिर्फ आग के चटखने की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार लुकास ने आराम से अपनी गोद से ब्रेड के टुकड़े झाड़े, अपनी बाहें फैलाई और एक तरफ करवट लेकर लेट गया, अपनी पीठ रोया की तरफ करते हुए। निगरानी रखना, वो आलस से बड़बड़ाया। मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। रोया पूरे 1 मिनट तक वैसे ही सिर झुकाए बैठी रही। फिर उसने एक आवाज सुनी, खर्राटे। वो सो गया। वो सच में अभी अभी सो गया। उसके हाथ कसकर मुट्ठियों में बंध गए, जो गुस्से और शर्मिंदगी के मिले-जुले एहसास से कांप रहे थे। उसने अपना वो औपचारिक तरीका पूरी तरह से छोड़ दिया और पैर पटकते हुए उसके पास गई। उसने लुकास का कंधा पकड़ा और उसे पागलों की तरह झकझोरने लगी। ओए, उठो! कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझे क्यों नहीं सिखाओगे? मुझे सिखाने से तुम्हारा कोई नुकसान तो होने नहीं वाला। लुकास, जो असल में सोया नहीं था, ने एक चिड़चिड़ी आवाज के साथ उसके हाथों को झटक दिया। ओए, ये सब करना बंद करो। रोया ने उसे छोड़ दिया और हताशा में लंबी सांसें भरने लगी। वो कुछ ही फीट की दूरी पर बैठ गई, उसकी तरफ अपनी पीठ की और हाथ बांध लिए। सड़ियल घमंडी कमी, उसने खुद से कड़वाहट से फुसफुसाते हुए कहा। मैं अभी भी तुम्हें सुन सकता हूँ। लुकास ने उसकी बात बीच में ही काट दी। एक लंबी भारी आह भरी और उठकर बैठ गया, अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए। सुनो, हर इंसान का ईथर पूरी तरह से अलग और खास होता है। तुम बस किसी और के स्टाइल की नकल करके बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकती। मेरा ईथर एक तलवार के लिए बना है, तुम्हारा उसके लिए बना है जो तुम करती हो। मैं तुम्हें अपना स्टाइल नहीं सिखा सकता। वो रुका और अपनी ठुड्डी हाथ पर रख ली। और मुझे किसी को कुछ भी सिखाने में बहुत आलस आता है। मुझे पता था, वो दूसरा कारण ही यकीनन असली वजह है। रोया ने रूखेपन से सोचा। लेकिन जब वो वहां बैठी थी, तो उसकी पहली बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। ईथर हर किसी के लिए अलग होता है। उसके कंधे झुक गए। शायद वो सही कह रहा है।
वो अपनी तलवार को ताकत देने और बिजली की तेजी से चलने के लिए अपने ईथर का इस्तेमाल करता है। मैंने तो हमेशा अपने ईथर का इस्तेमाल सिर्फ त्वचा को जोड़ने और लोगों को ठीक करने हील के लिए किया है। क्या इसका मतलब है कि मैं कभी ताकतवर नहीं बन सकती? क्या मैं बस जिंदगी भर एक बोझ बनकर ही रहूंगी? हास्यास्पद उदासी का एक काला बादल जैसे उसके सिर के ठीक ऊपर मंडराने लगा जब वो दुखी होकर मिट्टी को घूर रही थी। लूकास ने तिरछी नजरों से उसे मुंह फुलाए बैठे देखा। उसने एक आ भरी और अपने बिखरे हुए नीले बालों में हाथ फेरा। ठीक है, वो बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान लाद दिया गया हो। मैं तुम्हें कुछ बिल्कुल बुनियादी बेसिक्स चीजें सिखा सकता हूँ, शायद। फाउंडेशनल कंट्रोल हर किसी के लिए लगभग एक जैसा ही होता है। रोया का सिर झटके से ऊपर उठा। वो काला बादल तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक चौड़ी चमकती हुई मुस्कान ने ले ली। सच में? हे महान एज़्योर ड्रैगन, मैं आपकी इस दयालुता के लिए जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। चुप रहो, वरना मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। लुकास ने सीधे शब्दों में धमकी दी। ओके, रोया ने खुशी से कहा, अपनी चौड़ी मुस्कान बरकरार रखते हुए। वो जल्दी से रेंगकर पेड़ के पास अपने बिस्तर की तरफ गई। अब वो सोने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट थी। कीरा फॉरेस्ट में सुबह की किरणें फूटी। रोया जल्दी उठ गई थी। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। जब तक लुकास धीरे से उठकर बैठा और उसने अंगड़ाई ली, तब तक रोया ने उस फिर से जलाई गई आग पर एक छोटा सा खाना पकाने का बर्तन चढ़ा दिया था। वो बेल से मिली सूखी जड़ी बूटियों और अनाज का इस्तेमाल करके एक खुशबूदार गरम दलिया उबाल रही थी। खाना तैयार है, उसने खुशी से ऐलान किया। मुंह धो लो और खा लो। लुकास पास की एक छोटी सी नदी की तरफ गया और उसने कुछ जिन के पत्ते निकाले जो रोया ओक हेवन से लाई थी। उसने उन्हें अपने मुंह में डाला और चबाने लगा ताकि उसका तेज पुदीने जैसा स्वाद कुदरती तौर पर उसके दांतों को साफ कर दे। जब वो लौटा तो रोया ने उसे एक गरम लकड़ी का कटोरा थमा दिया। उसने एक निवाला लिया। वो रुका और हैरानी से पलकें झपकाईं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लुकास ने सोचा, और एक और बड़ा निवाला जल्दी से खा लिया। मुझे नहीं पता था कि वो असल में इतना अच्छा खाना पका सकती है। मुझे तो इसकी आदत पड़ सकती है। उसने अपने कटोरे से नजरें उठाईं। रोया बस कुछ ही फीट दूर बैठी थी। उसकी ठुड्डी उसके हाथों पर टिकी थी और वो एक बहुत ही प्यारी उम्मीद भरी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। जल्दी से खा लो ताकि हम शुरू कर सकें। लुकास को अचानक अपने सीने में एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। उसके कानों पर हल्की सी घबराहट भरी गुलाबी रंगत छा गई और उसने अपना पूरा ध्यान आक्रामकता से अपना दलिया खाने पर लगा दिया। जब कटोरे खाली हो गए तो वे कैंप के पास एक छोटी सी खाली जगह में खड़े हुए। ठीक है, लुकास ने शुरू किया। उसका वह पेशेवर अंदाज वापस आ गया था। क्या तुमने कभी अपने ईथर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश भी की है? नहीं, रोया ने मान लिया। लेकिन मैंने शारीरिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट के जरिए लोगों के शरीर के बिल्कुल अंदर इसका सीधा इस्तेमाल किया है। लुकास ने एक भौं उठाई। कैसे? रोया ने अपना सिर टेढ़ा किया और अपनी ठुड्डी थपथपाई, जैसे वह अपने एक डॉक्टर वाले माइंडसेट में जा रही हो। खैर, आमतौर पर मैं अपने ईथर को बहुत ही पतले माइक्रोस्कोपिक धागों, माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स में ढाल लेती हूँ। मैं उन्हें त्वचा के अंदर भेजती हूँ, मांसपेशियों के रेशों के बीच से रास्ता बनाते हुए, ताकि मैं टूटी हुई नसों को वापस सिल सकूं। या कभी-कभी मैं उन धागों का इस्तेमाल किसी खास धमनी, आर्टरी में खून का बहाव रोकने के लिए करती हूँ, ताकि सर्जरी के दौरान मरीज का ज्यादा खून ना बहे। अदृश्य माइक्रोस्कोपिक जादुई धागों के उसकी नसों में रेंगने और उसकी धमनियों का गला घोंटने की उस मानसिक तस्वीर ने उसे बेहद असहज कर दिया था। ठीक है, मैं समझ गया। उसने गला साफ करते हुए उसकी बात काट दी। खैर, लगता है मुझे तुम्हें बुनियादी ईथर कंट्रोल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपनी ऊर्जा को इंसान के शरीर के अंदर इतनी सटीकता से कंट्रोल कर सकती हो कि गलती से उनका हाथ ना फट जाए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक अकल्पनीय स्तर का कंट्रोल है। इतना बारीक काम तो मैं भी नहीं कर सकता। रोया ने हैरानी से पलकें झपकाईं। क्या ये सच है?
लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते थे कि राजधानी के डॉक्टर ऐसी मेडिकल सर्जरी आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में जिस तरह से इसके बारे में लिखा था, मुझे लगा ये काफी आम बात है। लुकास ने अपने माथे पर हाथ मारा और एक भारी आह भरी। क्या तुम और तुम्हारे पिता किसी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं? तुमने अभी जो बताया उसमें से कुछ भी आम नहीं है। किसी बच्चे के टूटे हुए पैर को बिना दवाइयों के सेकंडों में ठीक कर देना, इस तरह का चमत्कार सिर्फ राज्य के सबसे ऊंचे, सबसे एलीट ईथर यूजर्स ही कर सकते हैं। किसी भी देश में मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो वो कर सकते हैं जो तुम करती हो। इस बात को हमेशा याद रखना। रोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तो हमेशा खुद को बस गांव की एक साधारण डॉक्टर ही समझा था। अब लुकास ने आगे कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे पलटकर ब्लेड की तरफ से पकड़ लिया। उसने रत्नोठरी मूठ रोया की तरफ की। शुरुआत हम तुम्हारे ईथर को किसी चीज में डालने से करते हैं। रोया ने मूठ को पकड़ा। तलवार ने तुरंत उसके हाथों को नीचे की तरफ खींच लिया। वो बहुत भारी थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उस धार को अपने काले ईथर से ढकने की कोशिश की। स्टील के चारों ओर एक धुंधली, डगमगाती हुई आभा दिखाई दी, लेकिन वो बहुत कमजोर और टूटी फूटी थी। ये काम नहीं करेगा। लुकास ने वो भारी तलवार वापस लेते हुए कहा। तुम्हारी तलवार के साथ कोई समानता नहीं है। किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करो जिससे तुम पूरी तरह वाकिफ हो। कोई ऐसी चीज जिससे मैं वाकिफ हूं, रोया ने सोचा। उसने अपने पाउच में हाथ डाला और अपनी लंबी चांदी की मेडिकल सुइयों में से एक निकाली। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच चुटकी में पकड़ा और ध्यान लगाया। तुरंत ईथर की एक तेज, घनी और काली परत उस छोटी सी सुई के चारों ओर पूरी तरह से लिपट गई। वह काबू में की गई ऊर्जा से भिनभिना रही थी। ये काम कर रहा है, लुकास ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। लेकिन तुम उस छोटी सी चीज से कैसे लड़ोगी? तुम्हें किसी जानवर के बिल्कुल मुंह के पास जाना पड़ेगा। किसी खंजर का इस्तेमाल करो, फिर एक छोटी तलवार का। अंत में शायद तुम एक असली हथियार का इस्तेमाल कर पाओ। उसने आह भरी और मुड़ गया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन पाऊंगा। प्रैक्टिस करती रहो। मैं हम दोनों के लिए कुछ असली खाना पकड़ने जा रहा हूं। जैसे ही लुकास झाड़ियों में गायब हुआ, रोया अकेली खड़ी अपने हाथ में चमकती हुई सुई को घूरती रही। वो एक पेड़ के पास गई और छाल पर एक वार किया। ईथर से ढकी सुई ने लकड़ी को आसानी से काट दिया और गहरे निशान छोड़ दिए, लेकिन उसने अपना हाथ नीचे करते हुए भौहें सिकोड़ ली। ये बहुत कमाल का होता अगर मैं कोई हत्यारी असैसिन होती जो किसी के सोते हुए चुपके से उस पर वार करती। उसने हताशा में सोचा, लेकिन मैं वो नहीं हूं। अगर कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला करता है, तो इससे पहले कि मैं उस सुई को चुभाने के लिए उसके इतना करीब पहुंच पाऊं, वो मुझे मार डालेगा। उसने आह भरी और एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गई। वो सुई को अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगी। फिर उसके दिमाग में कुछ चमका। रुको, अगर मैं इसे फेंकूं तो? वो उठी। उसने 20 फीट दूर एक पेड़ पर निशाना लगाया और सुई को डार्ट की तरह फेंक दिया। वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए छाल से टकराकर घास में गिर गई। नहीं, बस इसे सामान्य तरीके से फेंकना काफी नहीं है। मुझे स्पीड चाहिए। मुझे इसमें जितना हो सके उतना ईथर भरना होगा। और बस इसे अपने हाथ से फेंकने की बजाय, क्या होगा अगर मैं इसे ईथर के ब्लास्ट से लॉन्च करूं? अगले कुछ घंटों तक रोया प्रयोग कच्ची रहा। वो एक सुई में भारी मात्रा में घना और हिंसक ईथर भरने में कामयाब हो गई, जिससे वो सुई उसके हाथ में तेजी से कांपने लगी थी। लेकिन जब भी वो उसे फेंकने की कोशिश करती, उसके कोर से सुई का संपर्क टूट जाता और निशाने पर लगने से पहले ही ईथर गायब हो जाता। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सोचा। मैं फेंकते समय भी ईथर को पकड़े रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये एक प्रोजेक्टाइल है। मुझे ईथर को अपने शरीर से पूरी तरह से अलग करना होगा और धातु को लॉन्च करने के लिए इसे एक विस्फोट की तरह इस्तेमाल करना होगा। उसने सुई उठाई और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसने अपनी खतरनाक डार्क एनर्जी की एक बहुत बड़ी मात्रा को सीधे अपने दाहिने हाथ में भेज दिया। ईथर गाढ़ा हो गया और उस छोटी सी चांदी की नोक के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से मोटा और भारी हो गया। उसने ऊर्जा को रोक कर नहीं रखा। इसके बजाय उसने इसे अपनी उंगलियों के पोरों पर एक क्रिटिकल मास तक बढ़ने दिया। उसने वहां के सबसे मोटे पेड़ पर निशाना लगाया। बर्स्ट, बर्स्ट, बूम, बूम। आवाज किसी तोप के चलने जैसी थी। उसके झटके ने रोया को उसकी पीठ के बल पीछे फेंक दिया और उसका हाथ बुरी तरह झनझना रहा था। लगभग तुरंत ही एक विशाल दम घोंटने वाला दबाव उसके दिमाग से टकराया। उसका सिर एक तेज अंधी कर देने वाली दर्द से फटने लगा। ऐसा नहीं था कि उसका ईथर खत्म हो गया था, उसके पास अभी भी बहुत था, लेकिन एक ही विस्फोटक झटके में इतनी घनी ऊर्जा को जबरदस्ती बाहर निकालने का वो भयानक तनाव उसके शरीर के लिए आराम से सह पाना बहुत ज्यादा था। कुछ 100 गज की दूरी पर लुकास ने वो भारी विस्फोट सुना। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपने हाथ का खरगोश वहीं गिरा दिया और बिजली की तेजी से वापस कैंप की तरफ दौड़ा। जब वो झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर आया तो उसका हाथ पहले से ही उसकी तलवार पर था, लेकिन वो सुन्न होकर वहीं रुक गया। रोया मिट्टी में बैठी थी, अपने धड़कते हुए सिर को पकड़े हुए दर्द से कराह रही थी। फिर भी वो सीधा सामने घूर रही थी और पूरी तरह से सन्न लग रही थी। 50 फीट दूर एक विशाल प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसके बिल्कुल बीचों बीच मुट्ठी के आकार का एक एकदम गोल छेद आर पार हो चुका था। टूटी हुई लकड़ी से गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। लुकास ने धीरे से अपना सिर घुमाकर उसे देखा। क्या क्या ये तुमने किया? रोया ने उसे ऊपर देखा, अपनी कनपटी सहलाते हुए। उसके चेहरे पर भारी चिंता और बहुत ज्यादा खुशी का मिला जुला भाव था। मुझे मुझे लगता है कि हाँ, 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 आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। लुकास पास के एक पेड़ से टिककर खड़ा हो गया और उसने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। हाँ हाँ, ये लड़की मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। शाम तक आग फिर से जल चुकी थी। लुकास लपटों के पास बैठा, लाए गए उस खरगोश को ध्यान से भून रहा था। रोया पास ही बैठी थी, मांस को पकते हुए देख रही थी और अपने सिर में बचे हुए उस हल्के दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर लुकास, उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, खरगोश तो आमतौर पर सफ़ेद या भूरे होते हैं, है ना? ये वाला नीला क्यों है? लुकास ने स्क्यूअर घुमाते हुए ऊपर नहीं देखा। क्या तुम्हें यह जंगल किसी भी एंगल से नॉर्मल लगता है? वैसे भी तुम्हारे साम्राज्य में नीली मुर्गियां होती थीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि खरगोश का रंग क्या है? रोया ने रोमेरो में अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। शायद आप सही कह रहे हैं। लुकास ने मांस को आग से दूर किया और उसे एक हिस्सा दे दिया। खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। तुमने आज बहुत अच्छा किया। रोया की आंखें तुरंत चमक उठी। उसके चेहरे पर एक घमंडी, चिढ़ाने वाली मुस्कान फैल गई। ओह माय गॉड, खुद महान एज्योर ड्रैगन से तारीफ? मैं कभी कैसे? चुप रहो और जाकर सो जाओ, लुकास ने उसे घूरते हुए बीच में ही टोक दिया, वरना आज रात मैं तुम्हें उन पैरों वाले सांपों से नहीं बचाऊंगा। रोया का निवाला बीच में ही रुक गया। कौन से सांप? लुकास ने अपने खाने का एक टुकड़ा लिया। खैर, तुम सो रही थी, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन कल रात एक विशाल 12 पैरों वाला सांप ठीक उसी पेड़ से नीचे उतरा था जिससे तुम टिककर बैठी हो। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो तुम अभी मर चुकी होती। रोया तेजी से रेंगकर उस पेड़ के तने से दूर हो गई और पागलों की तरह ऊपर अंधेरी शाखाओं में देखने लगी। पहली बात तो ये, किसी सांप के पैर क्यों होते हैं? क्या वो भी कोई जंगली जानवर है? और तुमने मुझे आज सुबह ये क्यों नहीं बताया? लुकास हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना सिर वापस अपने लकड़ी के लट्ठे पर टिका लिया और आग की गर्माहट महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।
थोड़ा आराम कर लो रोया। कल हम आखिरकार वाइल साम्राज्य, किंगडम ऑफ वाइल, पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं राइटर रेदा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने विचार, सुझाव या कोई भी सुधार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।